सो मोशन इन अ प्लेन का ये सेकेंड लेक्चर है, बट यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ फोर्थ लेक्चर, राइट। सेकेंड लेक्चर इसलिए क्योंकि नाम जो लेक्चर का है वो सेकेंड लेक्चर के हिसाब से है, बट फोर्थ लेक्चर इसलिए क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर अगर आप वेक्टर्स टूल 1 को मानते हैं, सेकेंड लेक्चर वेक्टर टूल्स 2 को मानते हैं, तो थर्ड लेक्चर आपका मोशन इन अ प्लेन 1 होगा, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल के बारे में, और ये फोर्थ लेक्चर होगा मोशन इन अ प्लेन 2 विच इज़ अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो इस हिसाब से ये फोर्थ लेक्चर है। ये लास्ट लेक्चर भी है एक तरह से, ये लास्ट टॉपिक है आपका मोशन इन अ प्लेन, फाइन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं एंड इजाद पाते हैं इस मोशन इन अ प्लेन टॉपिक से, सो दैट हमारा एक कंप्लीट यूनिट, सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स ख़त्म हो जाए। फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट था, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट आता है टॉपिक, राइट। एंड सेकेंड यूनिट में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन आता है, तो ये दूसरा यूनिट है जो आपका ख़त्म होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एक ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो हम उसे कहते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम में यूनिफॉर्म है, लेकिन ये एक्चुअली में एक्सेलरेटेड मोशन है। अच्छा, इस एक्सेलरेटेड मोशन के दो तरीके के आंसर हुए, एक हुआ आपका क्वांटिफाइड तरीका और एक हुआ क्वालिफाइड तरीका। तो पहले हम क्वालिफाइड तरीके को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से आपके पास एक सर्कल है, राइट, और वो सर्कल में आप किसी भी पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट पे आप वेलोसिटी पूछना चाहते हैं इस सर्कल की। सो वो टैंजेंट देगा, यहाँ पर भी टैंजेंट, यहाँ पर भी टैंजेंट, यहाँ पर भी टैंजेंट। तो समय के अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हैं कि हर बारी पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। हर एक पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज। तो बताइए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? सिंपल सवाल, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? क्या वो स्केलर है या वेक्टर? तो आपका आंसर होगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या वेक्टर का मतलब ऐसी क्वांटिटी नहीं होता जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करे? सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करने की वजह से, क्योंकि यहाँ लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लगातार डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज, तो आप कह सकते हो वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज करेगा। वेक्टर क्वांटिटी कौन? वेलोसिटी भी चेंज करेगा। डेफिनेटली वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज करेगा। अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चेंज तो कैसा भी चेंज हो सकता है ना, अगर वो मैग्नीट्यूड का चेंज है तो भी चेंज माना जाएगा, और डायरेक्शन का चेंज है तो भी चेंज माना जाएगा। तो एनी काइंड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल गिव यू एक्सेलरेशन। देखो, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है, और क्योंकि इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ये आपका कॉन्सेप्ट था क्वालिफाइड तरीका, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब बात करते हैं क्वांटिफाइड टर्म्स में। तो सम बेसिक टर्म्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लीनियर टर्म है, डिस्प्लेसमेंट लीनियर टर्म है, स्ट्रेट लाइन की टर्म है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स आप एक प्लेन में एंगुलर लेवल पे डिस्प्लेस कर रहे हो, राइट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपको दिखा रखा है थीटा, जो कि रेडियन में है। सो थीटा जो रेडियन में है वो L/R से होगा, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ये आपके पास इक्वेशन, ये फॉर्मूला आया भी है आपके पास, अगर आप ध्यान देंगे तो आपने 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपको इसी बात के अंदर डिस्कशन कर रहा था कि कितनी लेंथ होती है। 2πr लेंथ होती है 360 डिग्री के अंदर, राइट, 2πr लेंथ। तो वहाँ से आपने निकाला था कि एक यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंगली आपने ये फॉर्मूला निकाला था, तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ये वहाँ से फॉर्मूला आया, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जैसे वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होगा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, विच इज ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है?
इस एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन की बारी आती है, जो कि अल्फा से डिनोट होता है। तो जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। यूँ कहूँ, या फिर जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। या फिर यूँ कहूँ कि जैसे वेलोसिटी के चेंज से, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो आपको देता है एक्सेलरेशन, वैसे ही चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये रेडियन पर सेकेंड और ये रेडियन में, ये यूनिट्स होती हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की। फाइन, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। सब कुछ लीनियर जैसा ही है, जस्ट टर्म में एंगुलर आ गया तो उनके डिनोशंस चेंज हो गए, उनके कैलकुलेट करने के तरीके चेंज हो गए, यूनिट चेंज हो गया। बाकी आप अगर उसको अच्छे से सीख गए हैं तो ये जल्दी रिलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और रिलेशंस देखने की कोशिश करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट से, एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी से और एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन होता है, या इनके फॉर्मूलाज कैसे हम डिराइव करते हैं, उसके ऊपर बढ़ते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी जो होता है v इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी से आता है। फाइन, और ये आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसके अंदर आपने डेल्टा थीटा मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ से क्या आप लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी। और क्या आप थीटा के बारे में जानते हैं, एल बाई आर होता है, क्या आप डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई आर लिख सकते हैं, राइट। ये चीज़ आपने लीनियर वाले से उठाई और ये चीज़ आपको एंगुलर वाले से मिली ना। क्या डेल्टा एल आर डेल्टा थीटा होता है? डेफिनेटली डेल्टा एल जो होता है वो आर डेल्टा थीटा होता है। क्या हम लोग अगर दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें, डेल्टा थीटा और डेल्टा एल को डेल्टा टी के साथ अगर डिफरेंशिएट करें, तो क्या हम लिख पाएंगे डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, राइट। सो यहाँ से क्या डेल्टा एल बाय डेल्टा टी वी होता है, लीनियर वेलोसिटी, आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी अभी हमने देखा था क्या होता है, दैट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। सो हमारा रिलेशन आ गया, बहुत सिंपल सा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसी तरीके से अब अगर हम देखें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की जगह लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन बहुत ही सिंपल तरीके से निकलेगा, ये तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। हम लिख सकते हैं ए लीनियर एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, राइट। सो डी बाई डी टी में v की जगह लीनियर वेलोसिटी की जगह, लीनियर एक्सेलरेशन में लीनियर वेलोसिटी की जगह हम एंगुलर का उसका कन्वर्जन लिख रहे हैं आर ओमेगा। इसमें आर कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर बात है, आर कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी होगा। क्या हम जानते हैं डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा कहते हैं, therefore हमारे पास दो रिलेशन है। तो कैसा रिलेशन, जिसके अंदर लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ आर ओमेगा के साथ डील कर रहा है और लीनियर एक्सेलरेशन ए एंगुलर एक्सेलरेशन आर अल्फा के साथ डील कर रहा है। फाइन, ये हमारे पास दो रिलेशंस हैं, लीनियर और एंगुलर। कुछ और टर्मिनोलॉजीज एक सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए देखते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है और वो अपना मोशन फिर दोबारा रिपीट करता है। टाइम इन विच एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, एंड आफ्टर दिस टाइम इट विल रिपीट इट्स मोशन, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, 1/t इज इक्वल टू u, राइट। ये दो टर्मिनोलॉजीज के साथ रिलेशन ऑफ वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आपको दिखेगा। क्या ओमेगा आप थीटा बाई टी लिखते हैं, और क्या अगर टोटल थीटा एंगुलर लेवल पे जो आपने रेडियंस में कवर करा है वो 2 पाई है, तो उसके लिए क्या टाइम को आप टाइम पीरियड कहते हैं, बिकॉज 2 पाई रेडियन कवर करने पे आप फाइनली देखेंगे कि आपने यहाँ पर अगर 2 पाई कंप्लीट किया है ऐसे, तो
सेंटर के अक्रॉस ऐसे आपने 2 पाई कंप्लीट कर लिया, तो आप देखेंगे कि आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, आपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। इसीलिए इसके टाइम को क्या कहा गया है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई टी। और क्या 1/t जो होता है वो नहीं होता है, तो 2 पाई बाई टी लिखो या 2 पाई नहीं लिखो, दोनों बातें क्या है, सेम। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के साथ, राइट। एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, राइट। ये हमारा फाइनल इक्वेशन। ये कुछ और टर्मिनोलॉजी थी जो आपके काम में आएगी। लास्ट टर्म जिससे हमें डील करना है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के टॉपिक को समझते हैं एंड ये थियोरेटिकली पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इस पर कुछ मिलेंगे स्टार्ट करेंगे। सो जब एक ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा होता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से पैदा होती है एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन and the acceleration of an object is always acting towards the center, this acceleration is called centripetal acceleration. इसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने दो रैंडम पॉइंट्स को उठाया। ए पॉइंट पे इन्होंने वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर इधर मैग्नीट्यूड करा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा v2 जैसा, पर डायरेक्शन अलग है। इसका टांजेंट इधर है और इस पॉइंट पे b पॉइंट है, इसका टांजेंट इधर है। इन्होंने वेक्टर्स के टेल्स को मिलाने की कोशिश करी, तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाएंगे और इन्होंने बोला इस दौरान यहाँ पर डेल्टा थीटा चेंज इन थीटा, ये भी डेल्टा थीटा होना चाहिए, राइट। चेंज इन थीटा, ये डेल्टा थीटा है जो कि अवेलेबल है। इस वेक्टर को यहाँ पर ले गई है और इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया कि ये था v1 वेक्टर, ये था v2 वेक्टर और ये है डेल्टा v वेक्टर डेल्टा थीटा, राइट। जिसमें v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मैंने आपको पहले बता दिया मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बस क्या चीज़ अलग है, डायरेक्शन। इस पॉइंट पे टांजेंट इधर है, इस पॉइंट पे टांजेंट इधर है। रेक्टेंगुलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम क्या AC प्लस CD माइनस AD, AC प्लस CD अगर माइनस AD कर लें तो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिखी है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको पता होगा AC वेक्टर, देखिए क्या है AC वेक्टर, जिसमें A एक टेल है, C एक हेड है, और CD वेक्टर जिसमें C जो है उसका टेल पहले वाले के हेड के साथ है और हेड दूसरी जगह D पॉइंट है। और फिर एक तीसरा वेक्टर आता है जो पहले वाले के टेल के साथ अपना टेल रखता है, लास्ट वाले वेक्टर के साथ अपना हेड रखता है, हेड के साथ हेड रखता है, तो उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, AD वेक्टर। क्या ये एग्जैक्टली रिजल्टेंट का आंसर होता है कि पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल हो, फिर पहले वाले के टेल से टेल हो लास्ट वाले रिजल्टेंट वाले का, और दूसरे वाले के हेड से हेड हो रिजल्टेंट वाले का, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। अब बताइए ये AD वेक्टर उधर आके अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या रहेगा, 0। यही किया है इन्होंने ट्रायंगुलर फॉर्म। जिसमें अगर CD की बात करें तो ये v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, CD की अगर हम बात करें तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है, दैट इज डेल्टा v, राइट। CD की अगर सिर्फ बात की जाए विच इज AD माइनस AC वेक्टर, AD माइनस AC मतलब v2 माइनस v1 वेक्टर, दैट इज डेल्टा v। एंड अगर डेल्टा थीटा की बात करूँगा तो डेल्टा थीटा को आदत क्या है, डेल्टा थीटा को कहना होता है दैट L/R। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा के लिए L कौन है, डेल्टा V अपॉन R कौन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ये और ये सेम है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा V का मैग्नीट्यूड अपॉन V वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और V वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, जो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइन, ये वाला टर्म कहाँ से आया समझ में आया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू L/R। नाउ डेल्टा थीटा को हम क्या लिखते हैं, क्या ओमेगा डेल्टा t लिखते हैं, डेल्टा v बाय v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा या ओमेगा डेल्टा t, दोनों बातें क्या है, सेम। यहाँ पर v ओमेगा के पास आ जाता है, v जो है वो ओमेगा के पास आ जाएगा, और डेल्टा v वेक्टर के पास नीचे जाएगा डेल्टा t। फाइन, अब डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या होता है, क्या एक्सेलरेशन होता है, और v को क्या आप ओमेगा r लिखते हैं, इनटू में ओमेगा आएगा, क्योंकि v को आपने ओमेगा r अभी भी रिलेशन प्रूव करा, तो ओमेगा r लिख के इनटू ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर r। तो यही है रिलेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ये डेरिवेशन इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फॉर्म करेंगे। फाइन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन।
ये था हमारा फाइनल टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है. अब इसी के ऊपर कुछ रिलेटेड करते हैं ताकि टॉपिक पूरी तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग हो. सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट अ स्टोन टायर्ड एट द एंड ऑफ द string of 80 centimeter long is whirled in horizontal circle with constant speed. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, 14 revolutions 25 seconds करने का मतलब है 14 into 2 pi r. एक revolution में 2 pi r कवर करता है, तो 14 into 2 pi r which is in 25 seconds. ये आपके पास उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, नॉर्मल लीनियर स्पीड. What is the magnitude and the direction of the acceleration of the stone? So omega होता है v by r, right? तो ये 14 into 2 pi r upon 25 into r. So ये हमारे पास हो गया ओमेगा which is 2 pi into 14 by 25. ये हमारे पास ओमेगा हो गया. एक्सेलरेशन इन्होंने पूछा है, what is the angular acceleration? सो मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसका आता है वी स्क्वायर बाय आर से. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आता है, वी स्क्वायर बाय आर से, राइट. सो वी स्क्वायर बाय आर कहें या ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाय आर कहें, विच इज़ ओमेगा स्क्वायर आर. दोनों बातें क्या हैं, सेम. सो ओमेगा स्क्वायर इज 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 14 बाई 25 इंटू 14 बाई 25, दैट्स योर ओमेगा का स्क्वायर. इंटू में आर. आर यहाँ पर क्या है, रेडियस क्या है 0.8. इसको आप सॉल्व कर लें, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका मैग्नीट्यूड एंड टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा. ये फाइन, टुवर्ड्स द सेंटर होगा इसका आंसर. एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो अगर आपको जानना है तो 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइन, एग्जैक्ट वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करना है तो, बट ये टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा. नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड. सो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 सेंटीमीटर. इफ ही अप्लाइज ब्रेक एंड रिड्यूस हिज स्पीड एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what is the magnitude and the direction of the net acceleration of the cyclist? So यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो दो तरीके के हमारे एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, राइट. पहला वो जो सेंट्रीपिटल से रिलेटेड है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, राइट. पहला वो जो टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है. दूसरा वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो वी स्क्वायर बाय आर से आएगा. वी स्क्वायर बाय आर दैट इज़ 27. पहले तो वी को आप 27 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में. 27 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 से, विच इज़ 3 इंटू 5/2 विच इज़ 15/2. 15/2 के लिए 7.5 के लिए बात क्या है, एक. नाउ इस वी स्क्वायर बाय आर 7.5 इंटू 7.5 होल डिवाइडेड बाय आर विच इज़ 80. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज़ 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इस एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए अगर आपसे कोई पूछता है नेट एक्सेलरेशन, तो वो रिजल्टेंट होगा बीच में, राइट. एग्जैक्टली बीचों बीच तो नहीं, बट ये समवेयर इन बिटवीन. वो एग्जैक्टली समवेयर इन बिटवीन भी कहाँ होगा वो अभी देख लेंगे, बट पहले रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं. सो रिजल्टेंट हमारे लिए क्या होगा, रिजल्टेंट है हमारे लिए √80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, 0.5 का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने अभी भी निकाली है 0.7 का स्क्वायर, राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा विच इज़ 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइन, ये हमारे पास 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. अगर एंगल की बात करें तो लेट्स से ये है बीटा, राइट.
ये हमारे पास एंगल है बीटा, तो ये बीटा इंक्लाइंड है सेंट्रीपिटल से, तो यहाँ पर टेंजेंशियल आ जाएगा पैरेलल बन के। सो टैन बीटा क्या कहलाएगा? टैन बीटा हमारे लिए होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होगी 0.5 डिवाइडेड बाय 0.7। पॉइंट इन पॉइंट प्लेस हो जाएंगे, सो 0.7 समथिंग, 0.714 समथिंग, ये टैन बीटा होगा हमारे पास। सो बीटा क्या होगा? टैन इनवर्स ऑफ 0.714, समवेयर अबाउट ये 36 या 35 डिग्री समवेयर अबाउट निकलेगा। फाइन, ये हमारा फाइनल आंसर है। बट येस ऑफ कोर्स ये 36 या 37 निकलेगा, 36 या 35 निकलेगा समवेयर अबाउट। ये बस मैंने आपको यूँ डायरेक्टली बता दिया। एक्चुअली में इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा आपको अगर टैन इनवर्स निकालना है तो। बट ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि अप्रोच कर रहा है सर्कल को, तो वो अप्रोच तो कर रहा था स्पीड से, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अप्रोच तो कर रहा था स्पीड से, राइट, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जैसे ही ये आया तो इसने अपनी स्पीड को रिड्यूस करना शुरू कर दिया इस पॉइंट पे। तो जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात आएगी तो वो रिड्यूस वाली आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस डायरेक्शन में रिड्यूस करना शुरू कर दिया। वेयर एज जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात आएगी इस पॉइंट पे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो v²/r होगी इसकी। फाइन, उसके लिए रिजल्टेंट निकाला हमने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड ऑफ अ वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। सो अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, सो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। इसकी बात करके अगर मैं अर्थ की बात करूँ, सो अबाउट इट्स एक्सिस वो 24 आवर्स लेता है, राइट, टाइम ऑफ अबाउट इट्स एक्सिस जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेता है। तो टाइम पीरियड 24 आवर्स हुआ, 24 × 60 मिनट के लिए × 60 सेकेंड के लिए, राइट। बट अगर हम बात करें एक आर हैंड की, राइट, सो आर हैंड इसी काम के लिए 2π रिवॉल्व करने के लिए आर हैंड खाली 12 आवर्स लेता है, तो 12 × 60 × 60। सो जब आप आर हैंड बाय अर्थ करेंगे, सो आपके पास आएगा 2π/12 × 60 × 60 मल्टीप्लाइड बाय 24 × 60 × 60 डिवाइडेड बाय 2π। रेसिप्रोकल कर दिया हमने अर्थ के फाइनल एक्सप्रेशन को, 2π कट गया, 60 कट गया, 12 में 24 को काटा 2 पे। सो फाइनली आंसर आया 2ωe। ये हमारा आर हैंड है जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी अर्थ की फ्रिक्वेंसी से डबल है। फाइन, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी वन एंड द सेम थिंग। फाइन, ये हमारा डबल है आर हैंड का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। सो दोस्तों, आपने इस पूरे काइनेमेटिक्स यूनिट के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, आपने सेकंड यूनिट ख़त्म कर लिए। इस पूरे काइनेमेटिक्स यूनिट के अंदर आपने शुरुआत से पहले रिलेटिव स्पीड पढ़ा, रिलेटिव मोशंस पढ़े, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी, स्पीड्स, इन सब के बारे में जाना। फिर आपने एक्सेलरेशन को जाना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके ग्राफ्स क्या होते हैं। फिर आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव किया था कैलकुलस मेथड से, अगर आपको याद हो तो, ग्राफिकल मेथड से, एलजेब्रिक मेथड से, उनके मैंने न्यूमेरिकल्स करे। nth डिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीखा। ये सब करते हुए आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ख़त्म किया था। फिर आप मोशन इन अ प्लेन पे बढ़े और आपने स्टार्ट करा वेक्टर्स से। वेक्टर्स के कंप्लीट डिस्कशन को किया, जिसमें आपने रिजल्टेंट वेक्टर और रिजॉल्व करना, चीज़ों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वेक्टरली चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन सब को सीखा फर्स्ट लेक्चर में, वेक्टर टूल के 1 में। वेक्टर टूल के सेकंड लेक्चर में आपने उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करे, राइट। देन मोशन इन अ प्लेन आपने स्टार्ट करा, मोशन इन अ प्लेन फर्स्ट। वो वेक्टर्स भी मोशन इन अ प्लेन का ही पार्ट था, तो अगर आप उसको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर कर रहे हैं तो मोशन इन अ प्लेन 1 आपका थर्ड लेक्चर हुआ। उसके अंदर आपने प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल के अंदर आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल दोनों किए, फ्रॉम हाइट भी किया एंड फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड भी किया। प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह के बाद आपने यहाँ पर इस लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया अच्छे से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो एक्सेलरेटेड होता है कि नहीं होता है। फिर एक क्वालिफाइड डिस्कशन, एक क्वान्टिफाइड डिस्कशन, फिर आपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिराइव भी किया और डिफाइन भी किया इसमें, एंड उसके बाद इसके क्वेश्चंस करे। इसी के साथ आपका काइनेमेटिक्स ख़त्म होता है। अगर मैं बात करूँ आगे की,
तो आगे चीज़ें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, इस सब पे बढ़ेगी फर्स्ट बुक में। सेकंड बुक में फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर के ऊपर बात होगी। पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात होगी, एंड देन उसके बाद जाके आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, एंड देन ऑसिलेशन, एंड देन फाइनली वेव्स। इस तरीके से आपका 11th स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ बोलने का मकसद क्या है? अगर आपने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स देखा था और तब से लेकर आज तक आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो लगभग आपके पास 13 से 15 लेक्चर्स आ चुके हैं, राइट? 13 to 15 लेक्चर्स। ये 13 to 15 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी एक तरह से यूँ कह लीजिए ताकत है, राइट? फिज़िक्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नज़रिया समझना, इस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना। अगर आपने अच्छे से ये सब सीखा है तो आगे आपकी लाइफ आसान होने वाली है। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी फ़िज़िक्स सीखने के लिए, पूरी फ़िज़िक्स कि आपको पूरी फ़िज़िक्स किस हद तक सीखनी है, इसके लिए अभी आपने 50% काम किया होगा। अगर ईमानदारी से काम किया होगा तो भी ये 50% ही है। रिमेनिंग 50% जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर को ख़त्म करने के बाद आएगा, रिमेनिंग 50%। क्योंकि फाइनली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप हर तरीके के फोर्सेस से डील कर लेंगे, न्यूटन्स के लॉज समझ जाएंगे, एंड देन वर्क एनर्जी पावर में आप सेंटर ऑफ फिज़िक्स को समझेंगे, एनर्जी से डील करना सीखेंगे, तो वो रिमेनिंग 50% है। वंस ये रिमेनिंग 50% न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर खत्म हो जाता है तो 100% तैयारी हो चुकी है कि आपको फिज़िक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और आगे जाके क्या क्या चीज़ों पे कैसे कैसे अप्रोच करना है, ये सब डिसाइड होगा। तो कोशिश करिएगा पहले ये 50% 60% जितना भी हमने कवर करा है आज तक 13 से 15 लेक्चर्स के अंदर, इसको प्रॉपरली अगर अभी तक देख लिया अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लें, और देख लिया है तो दोबारा देख लें, क्योंकि ये बहुत दूर तक साथ रहने वाला है हमारे। फाइन। सो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ प्रोजेक्टाइल एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सारे डाउट्स कवर करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। यहाँ पर इतना ही। अगले लेक्चर जो भी हम प्रिपेयर करेंगे, अगला लेक्चर आपके लिए वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए होगा। फाइन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लिए चैप्टर शुरू होगा अगला, कोई भी वीडियो लेक्चर। इसके डाउट्स जो हैं वो आपके लाइव सेशन में कवर होंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।